हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का हमारा पर्यावरण, अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी बदलती पृथ्वी। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। यहाँ पे स्थल रूपों का विकास तीन 3.1 में दिया गया है। स्थलमंडलीय प्लेट भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हुई हैं। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। यहाँ पे एक ज्वालामुखी का ये फिगर दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। एक ज्वालामुखी, मैग्मा, कोस्ट, लावा, निकास वेंट, पर्पटी, मेंटल, गैसें व राखें। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। प्लेट सीमा अधिकेंद्र, यहाँ पे भूकंप तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। इसे उद्गम केंद्र वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। ये देखिए, एक भूकंप की उत्पत्ति वहां पे फिगर से ही बताया गया। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ समान तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। गुजरात में भूकंप द्वारा यहाँ पे विनाश दिखाया गया है कि कैसे भूकंप आता है तो किस तरह से विनाश यहाँ पे हुआ है।
भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन। यहाँ पे दिखाया गया है भूकंप में भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित, स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत आशंका। भुज की तबाही। भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाई आदि न पहुंचने के कारण हालात चिंताजनक। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। भुज की तबाही, शहर में आग। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति ने आपातकाल की स्थिति को घोषणा की। शहर में आग, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग। क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है यह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एवं वस्तु स्थिति अध्ययन से पढ़ें। इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। अपक्षय एक अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एक निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य। क्या आप जानते हैं विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं? सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। कौन सा? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल प्रपात। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ये नियाग्रा जलप्रपात। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल स्थान से अत्यधिक कठोर शैल खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। कठोर शैल जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं विक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं।
समय के साथ विसर्पलूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इसमें समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा निर्मित यहाँ पे स्थलाकृतियाँ दिखाई गई हैं। जिनको भी तरीका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती हैं। प्रत्येक वितरिका अपने मुहानों का निर्माण करती हैं। सभी मुहानों की अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती हैं। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। ठीक है। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती हैं। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती हैं। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती हैं। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इसी से समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको भी तरीका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती हैं। प्रत्येक वितरिका अपने मुहानों का निर्माण करती हैं। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंगे अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती हैं। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती हैं जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोर का निर्माण करते हैं। पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का एक प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार का संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती हैं। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू का कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब यह बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न देखते हैं जल्दी।
अब हम लोग अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं जल्दी जल्दी। प्लेटें क्यों घूमती हैं, बताइए। प्लेटें पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाले गति के कारण पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग घूमती रहती है। बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बल क्या है? अंतर्जनित बल बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं। अंतर्जनित बल जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। बहिर्जनित बल जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। अपरदन क्या है? भूपृष्ठ पर बहता हुआ जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले कटाव छटाव को अपरदन कहते हैं। जैसे नदियों द्वारा भी आकार की घाटी का निर्माण करना, पवनों द्वारा बरखान एवं छत्रक शैल का निर्माण करना। बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? तो कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का जमाव करती है। इसे मिट्टी ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। क्या होता है? कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है और निकटवर्ती क्षेत्रों में क्या होती है? बाढ़ आ जाती है। और ये बाढ़ के कारण तटों के निकट के क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का जमाव करती है। ऐसी मिट्टी पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। बालू टिब्बा क्या है? मरुस्थल भागों में पवनों के द्वारा रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? जब समुद्री किनारों पर समुद्री अवसाद जमा हो जाते हैं और समुद्र का कुछ भाग समुद्र से कटकर एक झील का रूप ले लेता है, उसे पुलिन कहते हैं। चाप झील क्या है? जब नदी टेढ़ी मेढ़ी सांप के आकार में बहती है सांप के आकार में बहती है और जब नदी का बहाव तेज हो जाता है तो कुछ स्थानों में नदी कठोर चट्टान को भी काटकर सीधे बहने लगती है, जिससे विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील या गोखुर झील कहते हैं। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? तो शैल। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है हिमोड। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? तो ज्वालामुखी। छत्रक शैलें पाई जाती हैं कहाँ पाई जाती हैं छत्रक शैलें? रेगिस्तान में। चाप झील यहाँ पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? चाप झील नदी घाटी।
हिम निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ें बनाइए। भीमनद क्या होगा? बर्फ की नदी। विसर्प, विसर्प क्या होता है? नदियाँ। विसर्प नदियाँ ही तो बनाती हैं। पुलिन, पुलिन, पुलिन बताइए। बालू टिब्बा, बालू टिब्बा रेगिस्तान में। जलप्रपात, भूकंप, हो गया। कुछ शैल छत्रक के आकार में होते हैं। कुछ शैल छत्रक के आकार में होते हैं। कुछ शैलों का छत्रक के आकार में होने के कारण मरुस्थलीय भागों में पवनों के साथ चलने वाले रेत के कण मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों के निचले हिस्से को अधिक घर्षित करते हैं और ऊपरी हिस्सों को इन परतों से घर्षण काफ़ी कम होता है, इसलिए निचले हिस्सों की चट्टानें काफ़ी घिस जाती हैं और ये चट्टानें छतरी नुमा आकार की बन जाती हैं, जिसे छत्रक शैल कहा जाता है। बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। तो बाढ़कृत मैदान के बहुत उपजाऊ होने का कारण यह है कि बाढ़ के समय नदी अपने तटों को पार कर अपने आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देती है। बाढ़ के समय नदी के साथ काफ़ी मात्रा में मलबा या अवसाद बहते हैं। तो समुद्री गुफा स्टैग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती हैं। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को क्या कहते हैं? स्टैग कहते हैं। भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं, कारण बताइए। तो भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह पर काफ़ी कंपन होता है और इस कंपन से मकान या इमारतें हिलने लगती हैं और हिलने से मकान या इमारतें गिरने लगती हैं। अधिकांश इमारतें भूकंप रोधी नहीं होती। यहाँ पर दिखाया गया कि नीचे दिए गए चित्रों को देखें या नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ इन्हें पहचानें तथा एवं बताइए कि ये नदी अपर्दन तथा निक्षेपण तथा दोनों का परिणाम है। तो ये है जलप्रपात दिखाती है, जलप्रपात, ठीक है। और ये है अपर्दन, अपर्दन, ठीक है। और ये है नदी विसर्प, नदी विसर्प क्या है? अपर्दन या निक्षेपण इसको कहते हैं। अपर्दन या निक्षेपण। इसको कहते हैं मैदान, इसको कहते हैं निक्षेपण। तो फ्रेंड अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। ये समाप्त हो गया, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा बाएं से दाएं।
और हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं। जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। लाइक के बिना मत जाइएगा, प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड। बाय बाय। ओके।